हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइज, आज हम लोग अपनी इस सेशन में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन या कह सकते हो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। ठीक है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें 80 प्लस स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। उनका एक यही मेरे पास मैसेज है कि सर, अ, हम ठीक है, हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर हमने अपने अंडरग्रेड में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेटिक्स पढ़ी हुई है। बट जो लेवल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है या जो डिफिकल्टी है वहां पर, सर वो लेवल हमारा नहीं है। और उस लेवल की पढ़ाई अभी कॉलेज में स्टार्ट होगी, अभी शुरू नहीं हुई। तो कुछ ऐसा करिए कि सर हम थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो दोस्तों, यही मैंने प्लान करा आप लोगों के लिए। तो पहले तो ये सेशन उन सब लोगों के लिए जो हमारी क्लासेस में एनरोल्ड हैं। ठीक है? दिस इज़ नॉट द यूट्यूब सेशन, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ये यूट्यूब सेशन नहीं है। ये सिर्फ़ वो सेशंस, ये उन लोगों के लिए जो हमारी क्लासेस में एनरोल्ड हैं। हमें एक हमारा एप्लीकेशन पे एक हमने कोर्स बनाया है, उसमें हमने आपको ऐड किया है। अब मैं क्या-क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सेशंस में, मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या रहने वाला है, मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले तो डिफिकल्टी लेवल दिखाऊँगा अभी। ठीक है? फर्स्ट मैं आपको दिखाऊँगा, फिर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर थ्योरी। अगर आप लोग अपनी कंज्यूमर थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि सर हाँ, हम कंज्यूमर थ्योरी पे काम कर सकते हैं और कर लिया हमने, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को 70% समझ चुके हो। ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कंज्यूमर थ्योरी क्यों? क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी पढ़ लिया, प्रोडक्शन थ्योरी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन थ्योरी समझ लिया, तो परफेक्ट कंपटीशन समझ में आ जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन समझ लिया, तो आपको मोनोपोली समझ में आ जाएगा। फिर आपको मार्केट समझ में आ जाएँगी। जब आपको मार्केट अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप फिर जनरल इक्विलिब्रियम, जो मार्केट का एक्सटेंसिव वर्जन है, वो आपको समझ में आ जाएगा। यानी हर चीज़ एक चेन से जुड़ी हुई है और पहली जो सीढ़ी है, वो आपकी कंज्यूमर थ्योरी। तो आई एम बेसिकली ट्राइंग कि आपका कंज्यूमर थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग करो। देखिए, जब आप अपने कॉलेज में जाएँगे, ठीक है? तो शायद आप लोगों को पता होगा, ये आपका एक सिलेबस है। ये ना 2025 2025 का सिलेबस है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका सिलेबस नया आएगा तो वो मुझे भेजिएगा, बट मोर और लेस सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है? सिलेबस पिछले 12-15 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस में ज़र्रे बराबर चेंज नहीं आया है। प्रीवियस ईयर पेपर वही अब तक रिपीट हो रहे हैं, मिड टर्म में वही क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है? जैसे आपको पता है कि सर एक प्राइस मार्केट एफिशिएंसी है, चॉइस थ्योरी एंड कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म एंड मोनोपोली है। ये यहाँ पे 4 टॉपिक्स, ठीक है? उसके अलावा सर हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, वेलफेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, जैसे चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इंडिविजुअल सोशल चॉइस है, मार्केट फेलियर। तो हमारा ये 3 पार्ट में जनरली डिवाइडेड है, ठीक है? तो अपन लोग जो यहाँ से शुरू करेंगे, मैं शुरू करने से पहले ना ऐसे ही आप लोगों को ना, जैसे जैसे ये टॉपिक 2, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप इसके फ़ैमिलियर हो। आपने शायद कभी न कभी कंज्यूमर डिमांड शायद सुना होगा। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज में जाओगे, 1 हफ्ते बाद में, पढ़ाई के 1 हफ्ते बाद में आपको एक प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम सेट इनका ग्रंथ होता है, ध्यान रखना, उसको बहुत स्ट्रांगली पढ़ना है। ये वो प्रॉब्लम सेट है। अब ये प्रॉब्लम सेट यू बिलीव पिछले 12-13 साल से यही है, बस इसमें थोड़ा अपडेशन हुआ है, एडिशन हुआ है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा-सा चेंज होके आ जाए, तो इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। ईज़ी नहीं होगा, टफ ही होगा, तो हम शुरुआत तो यहीं से कर ही सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, चाहे कितना भी बदलाव कर दें, पढ़ना आपको सारा है। सारा मतलब क्या? मैं आपको पिछले 10 साल का जितना भी कंटेंट था, वो सारा करवाऊँगा, बिकॉज़ जो पेपर होता है, पेपर में कुछ भी पूछते हैं। ये दिमाग में मत रखना कि सर सिर्फ इतना पढ़ना है, नहीं, बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा अभी मैं, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कहते हैं, शो दैट इफ weekly preference is transitive, then this and this are also transitive, फिर ये ट्रांजिटिविटी, फिर ये लेक्सिकोग्राफिक। हो सकता है आपने लेक्सिकोग्राफिक वर्ड रेयरली कभी सुना हो, ठीक है? लेक्सिकोग्राफिक वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्रूफ करना है। फिर यहाँ से आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये यूटिलिटी फंक्शन है। ये यूटिलिटी फंक्शन
शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर आपने आईएसआई एमएसक्यू की प्रिपरेशन करी हो, तो जैसे मैं उसकी प्रिपरेशन कराता हूँ एंट्रेंस में, तो मैं ये चीजें ऑलरेडी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस प्रकार के प्रेफरेंस को आप कहते हो सबसिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये नॉर्मली बैड कमोडिटीज के लिए, पोल्यूशन जैसे गुड्स के लिए प्रेफरेंस आते हैं। फिर एक ये प्रेफरेंस है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात हो गई। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ डिराइव दी मार्शिलियन एंड हिक्सन डिमांड, और ये वाला पहले ही क्वेश्चन देख लो। तो पहले ही क्वेश्चन क्या है आपका, दैट यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स आई अल्फा आई सिग्मा 1 टू एन। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडिशन। अगर मैं जनरली बताऊं तो आप इसको ऐसे बोलोगे, x1 अल्फा 1, x2 अल्फा 2, x3 अल्फा 3 टिल xn अल्फा n। मैं आपको बताऊं, ये जो प्रेफरेंस है ना, ये आपका कॉब डगलस प्रेफरेंस है। अब आपको देख के तो लगा होगा सर इतना टफ, लेकिन ये एक्चुअली कॉब डगलस है, क्योंकि कॉब डगलस में x1 x2 होता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दो गुड्स होते हैं। तो अगर ये टू गुड्स इकोनॉमी है, तो ये अल्फा x1 टू द पावर अल्फा 1, x2 टू द पावर अल्फा 2, ऐसे ही तो होता है। बस फर्क क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे nth गुड है। अब मैं क्यों इसको कॉर्ड प्लस बोल रहा हूँ, क्योंकि पावर का सम अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हमेशा 1 होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, कॉब डगलस। अब आप बोलोगे सर, अब समझ में आई बात है। देखो, एक चीज समझ के रखना, जो भी अगर टफ टॉपिक है, लेट अस सपोज इफ देयर इज एनी टफ टॉपिक, तो उस टफ टॉपिक का बेसिक भी होता है। एंड अगर आप बेसिक समझ लेते हो, आपको पता है पहाड़ इतना स्ट्रांगली ऊपर तक क्यों जमा हुआ है, दुनिया भर के भूकंप आ जाते हैं, आपने सुना होगा बिल्डिंग गिर जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, पहाड़ नहीं गिरते कभी भी। क्यों भाई, पहाड़ क्यों नहीं गिर रहा, पहाड़ भी तो गिरे जब बिल्डिंग गिर रही है। ध्यान रखना, पहाड़ जितना ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा नीचे है वो, मतलब जितना डिस्टेंस उसका ऊपर है ना, उससे कई गुना ज्यादा डिस्टेंस उसका नीचे जमीन के अंदर है। तो जितना आप अपना बेसिक स्ट्रांग करोगे, उतना ही अच्छा आपका स्ट्रांग बेस बनेगा। फिर आप कितनी भी नॉलेज ऊपर तक चले जाओ, आप कभी नहीं गिरने वाले। ये लॉजिक है चीजों के पीछे, सारी बातें हैं। तो ये प्रेफरेंसेस वगैरह ये सीखेंगे हम लोग। बस मैं आपको ऐसे दिखा रहा था, ये क्वेश्चन तो इन्होंने टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले के असाइनमेंट में 8 क्वेश्चन हुआ करते थे, पहले के असाइनमेंट में। अब इन्होंने 10 क्वेश्चन कर दिए, ये अपडेट किया, हो सकता है इस बार 15 कर दे। कि आपने जैसे ये था, जैसे आपने याले देखा कंज्यूमर डिमांड, ये टॉपिक 2 का है। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म, ये टॉपिक है। आपको पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग इनका असाइनमेंट करेंगे। सो दिस इज द असाइनमेंट ऑफ या प्रॉब्लम सेट 3। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म वगैरह आएगा, तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट एंड सप्लाई फंक्शन, सीधा कॉस्ट से क्वेश्चन आ गया। ये इजी है, पर जितना देखने में आसान है उतना है नहीं, बहुत डिफिकल्ट है वाली चीज है। ये प्रेफरेंस देखिए आप, सीईएस फंक्शन, ये 100% आएगा पेपर में आप। ठीक है, फिर ये रिटर्न टू स्किल वगैरह, फिर चीजें पूछ रहे हैं। ये प्रेफरेंस देखिएगा। अब इसी असाइनमेंट में आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नेचर पूछ लिया, तो पहले आपको कंज्यूमर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है, फिर प्रोडक्शन थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है, फिर परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही आपका आगे का प्रोसीजर चलेगा। मेरी बात आपको समझ में आई दोस्तों, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। तो इसको इसी तरीके से आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे ये ये पेपर दिखाऊं, दीज आर दी गाइस मिड टर्म एग्जाम, 2017 से है हमारे पास, और 2017 से 2025 तक का हम लोग मिड टर्म करेंगे। ठीक है, 2017 से लेकर 2025 तक के हम लोग मिड टर्म्स करेंगे। मेन मेन बता दो तो कैसे करेंगे। हम लोग पहले पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट क्लासेस होंगी। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी। आपको बस क्वेश्चंस को मेरे साथ में करना है, दैट्स बेसिकली यूर फर्स्ट चॉइस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम हमारे कॉलेज में भी तो पढ़ाएंगे टीचर्स, हम वहां से कर लेंगे, ट्यूटर्स आएंगे, पीएचडी स्कॉलर्स आएंगे। अभी जाना पता चलेगा आपको। पता है कैसे कराते हैं, देखो फैकल्टी तो है, जो मेन फैकल्टी है, चाहे वो रोहित सर हो या अभिजीत सर हो या मौसमी दास मैम हो, कोई भी टीचर हो। ठीक है, अब हो सकता है आपको जैसे धर्मवीर सर हैं, ये कोई भी टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, वो तो अलग लेवल के होंगे। वो आएंगे, उनके सामने 400 बच्चा बैठा हुआ है, मजा ले, आप 400 के बीच में पूछ लो सर
ये क्वेश्चन का डाउट पूछना, हैंड से नहीं कर सकते आप। वो आएंगे, पता नहीं क्या ही पढ़ा के चले जाएंगे। फिर 15-20 दिन बाद आपके ट्यूटर सेट होंगे, आपके बैचेस बनेंगे, ठीक है। 10-10, 15-15 बच्चों के वो बनेंगे ग्रुप, और उनको एक ट्यूटर्स असाइंड होंगे। ट्यूटर्स आएंगे, वो ये असाइनमेंट या जो प्रॉब्लम सेट है, सिर्फ प्रॉब्लम सेट और कुछ नहीं, ठीक है। उनको आएंगे और क्लास के अंदर बोर्ड पे सिर्फ एक पेज लेकर आएंगे, मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी हैं, हम भी जानते हैं। पेज लेकर आएंगे, सिर्फ बोर्ड पे कॉपी पेस्ट करके चले जाएंगे। आप कुछ उनसे क्वेश्चन पूछोगे, उनका एक जवाब आएगा, यार तुम डी स्कूल में तुम्हें ये नहीं आता, यार तुम डी स्कूल में तुम्हें ये नहीं आता, यही आंसर करेंगे। आप 2-3 बार जब यही कॉमन चीज सुन लोगे ना, कि तुम डी स्कूल में तुम्हें ये नहीं आता, तुम क्या करोगे, इसके लिए वो बुक पढ़ लो, आंसर नहीं देंगे, रेफरेंसेस देंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन यार आप लोग रेफरेंसेस वाले बच्चे अब नहीं हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उसी चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी से मदद लोगे? चैट जीपीटी तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया आज तक, पता है आपको? चैट जीपीटी का क्वेश्चन पेपर, अगर आप चैट वो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप चैट जीपीटी को दोगे, उससे कहोगे कि आंसर करके दे, फिर आप उसको इवेल्युएट करोगे, अब मजा आ रहा है, आप क्वालिफाई भी कर जाओ, मतलब उस आंसर से आप क्वालिफाई भी कर जाओ। चैट चैट जीपीटी गिव द कॉमन आंसर टू ऑल। डी स्कूल के अंदर क्या होता है, जिसका अच्छा आंसर होता है उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। और ध्यान रखना, डी स्कूल में फेल भी होते हैं बच्चे। आप खुद देख लेना, जो आपकी क्लास होगी, एडमिशन भले ही 220 250 लोगों का हुआ होगा, 400 से ज्यादा बच्चे आपके सेमेस्टर वन में बैठे हुए होंगे। मोर देन 400 वो होंगे जिनकी बैक लगी हुई है ये सेमेस्टर वन में, ठीक है। क्यों बैक लग गई? रिसोर्सेज तो हमेशा से थे उनके पास में, बट बैक क्यों लग गई उनकी? बैक लगने का रीजन बस एक ही है दोस्तों, कि वही है ओवर कॉन्फिडेंस। मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, और मैं अपने आप को अपडेट ना करूं, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान कर जाऊंगा अपना। तो वो चीज़ है। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिराइव मार्शलियन डिमांड, अब देखो, आपका PS2 देखो, PS2 में आपको यहाँ पे उन्होंने सिखाया है ना, जरा जरा देखिएगा, मार्शल डिमांड सिखाया है आपको। भाई आपको मार्शल डिमांड ये सिखा रखा है उन्होंने, ठीक है। और जो मिड टर्म पेपर है, मिड टर्म पेपर में क्वेश्चन सीधा मार्शल डिमांड का है। अब आपको सीख के रखना पड़ेगा कि मार्शलियन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें पूछेंगे, पहला दूसरा पार्ट इजी रहता है, ये तीसरे चौथे पार्ट से गेम करेंगे आपके साथ, ठीक है। ऐसी ये एक क्वेश्चन हो गया, ये प्रोडक्शन फंक्शन का, एंड सो ऑन, चीजें बढ़ती जाएंगी। ये मिड टर्म पेपर एक था, ठीक है। फिर दूसरा मिड टर्म पेपर, ऐसे करते करते मिड टर्म पेपर, ठीक है। मैं और पीछे तक चला जाता जाऊंगा आपके लिए। फिर एंड टर्म पेपर, ठीक है। एंड टर्म पेपर 2017-18 से, मतलब 2017 से लेकर 2025 तक के हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। आप उसके लिए स्ट्रेस मत लेना, वो मैं आपको करवाऊंगा। जैसे अब ये एंड टर्म पेपर देख लो। एंड टर्म पेपर क्या है, ये आपको प्रेफरेंस दिया, इट्स सिंपली द कॉर्ड क्लर्क, बट व्हाट दे आस्क बेसिकली, क्योंकि वो कहते हैं ऑप्टिमल चॉइस बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टी, एज अ फंक्शन ऑफ टी। और यहाँ पे उन्होंने एक्स इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज नथिंग इन, मतलब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसमें आप मार्शलिन या हिक्सन की बात करो, तो आप जनरली मार्शलिन सॉल्व करोगे। ए पार्ट इजी सा है, बी पार्ट में गेम खेलेंगे आपके साथ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। अब हर बार क्या होगा, पेपर में अलग स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे आप डिफिकल्टी होगी। फिर सी पार्ट और डी पार्ट, 17.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर ऐसे ये क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, एंड चीजें ये आपके साथ में चलती जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बस यही चीज सिखाना चाहता हूँ कि सिलेबस इज डिफरेंट थिंग, प्रॉब्लम सेट इज अनदर डिफरेंट थिंग, मिड टर्म एंड एंड पेपर्स आर अदर डिफरेंट थिंग्स। तो सब अलग अलग लेवल पे आपको तैयार करना है। एंट्रेंस में क्या होता था कि सिलेबस बहुत वास्ट होता था, आप लिमिटेड जितना पढ़ सकते थे आप पढ़ लिया करते थे, और पेपर दे दिया, हो गया सिलेक्शन। एकेडमिक में क्या हो रहा है, सिलेबस इतना सा है कि सिलेबस ज्यादा नहीं है, बट सिलेबस की वो नॉलेज वास्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। एक बार डी स्कूल ने पता है क्या ओपन बुक एग्जाम रखा था। ओपन बुक का मीनिंग जानते हो ना क्या होता है, कि बुक को यूज कर सकते हो, ठीक है। आज नहीं देंगे वो। ओपन बुक मतलब चैट जीपीटी नहीं बोल रहे, वो ओपन बुक मतलब किताबें आपके पास जो रिसोर्सेज हो, उन रिसोर्सेज के बिहाफ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी नहीं, वो तो आंसर दिख जाता है, ठीक है। 150 प्लस बच्चे फेल हुए थे उसमें, लोगों को लगा ओपन बुक है, मजे आ गई है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो इवेल्युएशन होता है ना, दैट द मेन थिंग, इवेल्युएशन का गेम है यार, ओनली द गेम ऑफ इवेल्युएशन।
मुझे बताओ मेरी बात आपको समझ में आई बेटा? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से चीजों को अपने माइंड में रखना। अब मैं जनरली आज के सेशन में ऑब्वियसली बात है आपको पढ़ाऊंगा, आप आए हो, मैं पढ़ाऊंगा जरूर। मैं कंज्यूमर थ्योरी की शुरुआत करूंगा और कंज्यूमर थ्योरी को मैं ऐसे करना चाहूंगा। देखिए, कंज्यूमर थ्योरी जो है शुरुआत जो होती है इसकी, एक टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एक चीज मेरे साथ में समझना, एक होती है बुक। बुक के नोट्स में आप लोगों को दूंगा हैंड रिटन, आप उसकी स्ट्रेस मत लेना। बुक्स के नोट्स आर डिफरेंट एंड बुक को अपने हिसाब से कराने से डिफरेंट, तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा आपको, मुझे पता है कितना सिलेबस कैसे कराना है आपको। ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन में दो चीजें होती हैं, या तो आप मार्शेलियन डिमांड के थ्रू सॉल्व करोगे चीजों को, या आप हिक्सन डिमांड के थ्रू सॉल्व करोगे चीजों को। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इधर मार्शल डिमांड और दी हिक्सियन डिमांड। अब इसका मीनिंग क्या है? दे आर नॉट द मेथड्स, दे आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टॉपिक। मार्शियन का मतलब होता है वट एवर डिमांड यू आर बेसिकली सॉल्विंग, दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, दैट द मेन थिंग ऑफ द मार्शियन डिमांड। एंड हिक्सन डिमांड मीन्स द डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ prices and constant utility with it। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप सॉल्व करोगे तो मार्शलियन डिमांड का मतलब होता है दैट द डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, और हिक्सन डिमांड का मतलब होता है फंक्शन जो एक्स है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट गाइस, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब आप जब ये कहते हो कि सर अगर मैं मार्शलियन डिमांड की बात करूँ तो योर ऑब्जेक्टिव, योर बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? दैट बजट कंस्ट्रेंट। एक बार क्या हुआ था, ये बात होगी 2021 की, कोरोना के बाद की बात है, जब प्योरली ऑनलाइन पहली बार हुआ था। तो मैंने ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो मैंने पढ़ा दिया ऑनलाइन पूरा, मतलब कंज्यूमर थ्योरी का। तो एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आज तो आप बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आप बिल्कुल थोड़े अंडर ग्रेड वालों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको क्वेश्चन भेजा, क्वेश्चन भेजा डी स्कूल का एंड टर्म पेपर का क्वेश्चन। मैंने बेटा ये सॉल्व करके भेजना। तो सर ये क्या है ये? मैंने कहा बेटा क्वेश्चन है सर, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा इसलिए मैं आपको उस बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा ये चीज मैं आपको एंड टर्म में सिखा दूंगा। वही स्टूडेंट बाद में ये फीडबैक देता है कि सर आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही था कि आपने बेसिक से पढ़ाया, बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग कर दिए। अब कितना भी टफ क्वेश्चन ले आओ अपन कर देंगे, हम कर देंगे, ले आओ टफ से टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा देना ना टफ चीजों को बेसिक से शुरू किया जाता है। सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हो हिक्सन की, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंडिचर या मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। समझ में आई मेरी बात? दैट इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अभी हम लोग ना सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स का मतलब वो नहीं है बिल्कुल बेसिक। बेसिक मतलब जो तुमने अभी तक टफ माना हुआ था, एक्चुअली डी स्कूल का बेसिक माना जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई लोगों को ये भी बहुत टफ लग रहा हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हेन वी यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में जो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है दैट इज द लेग्रांजियन, ठीक है, मल्टीप्लायर या लेग्रांज मल्टीप्लायर आप कह सकते हो। अब दोनों केस में हो सकता है, मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो लेग्रांज इज इक्वल टू, समझ के रखना, दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन, ये होता है। ठीक है बेटा, लेग्रांज इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा ब्रैकेट में सब्जेक्टिव फंक्शन। अब
आप चाहे मार्शलियन डिमांड सॉल्व करो या आप हिक्सन डिमांड सॉल्व करो। ठीक है? चलिए, प्रोसेस क्या होता है, मैं पहले आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराने सिखाऊंगा आपको। आपने क्या करा, पहले इसको जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड लैम्डा, दीज आर दी वेरिएबल्स एक्स वाई एंड लैम्डा, मतलब टू गुड्स इकोनॉमी केस कर रहे हैं हम लोग। एक्स और वाई होगा हमेशा। तो आप पहले इसको एक्स में करोगे डिफरेंशिएट, देन पुट इट इक्वल टू जीरो। फिर आप उसको y में डिफरेंशिएट करोगे, पुट इट इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, पुट इट इक्वल टू जीरो। देन वेन एवर यू कंबाइंड all three इक्वेशन, मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। So you simply combine all three equations, then you will get the the optimum वैल्यूज। अब वो ऑप्टिमम वैल्यूज कौन सी होंगी, वो मार्शलियन होंगी या हिग्स होंगी। इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या रखा और सब्जेक्टिव क्या रखा। क्लियर है मेरी बात? व्हाट यू पुट द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव, दिस इज द इजी वे। मुझे बताइए, इतनी बात समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हेन वी यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर और लेग्रांज मेथड, क्या हम लोग हमेशा, कैन वी यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर ऑलवेज? नो गाइस, दैट मेथड इज नॉट ऑलवेज यूज। आपको इसको यूज करने की दो कंडीशन होंगी, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखिएगा कि व्हाट ऑल कंडीशन यू आर यूजिंग। आप कौन कौन सी कंडीशन के थ्रू लेग्रांज मल्टीप्लायर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? अब कंडीशन दो है कि कब लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज होता है। पहली चीज, आपका जैसे कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन कौन सा वाला कह रहा हूँ, दो ही फंक्शन हो सकते हैं। एक बजट कंस्ट्रेंट होगा और एक यूटिलिटी फंक्शन होगा। ध्यान रखना वो कॉन्वेक्स होने चाहिए, कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है? दोनों के दोनों कॉन्वेक्स होने चाहिए तब। और ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द इकोनॉमिक मीनिंग, हम लोग इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं। मैथमेटिकली देखो तो मैथमेटिकली लेग्रांज मल्टीप्लायर आप यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है? और जैसे आप एलपीपी याद है आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग आप करते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग याद है आप लोगों को? तो शायद आप लोग उसमें करते थे लीनियर प्रोग्रामिंग में, और ऐसा होता था ना कि आप सॉल्व कर रहे हो लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू, और जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, चल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फिर आप ग्राफ बनाते थे, फिर ग्राफ में पॉइंट चेक करते थे कौन से पॉइंट पे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, याद होगा आप लोगों को? ये भी वही है, बस फर्क क्या है कि वहां पे हम लोग ग्राफ के थ्रू बताते थे, यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू बताएंगे। और क्योंकि ये बात क्लियर है कि मुझे या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है, तो मैं इकोनॉमिकली उस पे ये चीजें रख रहा हूँ, ठीक है? तो पहली चीज कंडीशन क्या रख ली, एक कॉन्वेक्स फंक्शन हो, और दूसरी चीज एटलीस्ट वन फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। कॉन्वेक्स फंक्शन हो और फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? अभी आपको लगेगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, हमें क्या पता। डोंट वेरी, आगे चल के सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे बताइए, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। अब देखो, इनिशियली हम लोग बहुत शुरू से शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ इनिशियल लेवल पे, दैट मेरा होता है कि देख, सॉल्व फॉर मार्शिलियन डिमांड। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप कितनी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब स्ट्रॉन्ग करने का मतलब कितना भी टॉपिक आप पढ़ लो, एक बार तो पढ़ना, लेकिन जरूरी नहीं कि टॉपिक के पीछे पड़ जाना, एक बार पढ़ लो, फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ। मैं अपनी क्लास में कंसेप्ट क्लासेस तो दे दी, उसके अलावा मेरा फोकस रहेगा क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करना। आपको पता है क्वेश्चंस भी अपना में कॉन्सेप्ट होता है, वो सीखेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने एक प्रेफरेंस लिखा आपको, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, और एक बजट कंस्ट्रेंट है मेरे पास में, दैट पी वन एक्स प्लस का पी टू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। अब इस क्वेश्चन को ना मैं बिल्कुल डी स्कूल लेवल का करवाऊंगा, ठीक है? अब मैं ना आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा अपने। एक बच्चे को, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जब मैंने शुरू करा था 2015 की बात है ये, या आज से 11 साल पहले। तो मैंने ये सॉल्व करा, मैंने ऐसे बच्चों को करवाया और इंटरनल हुए, और ऐसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए, बच्चे ने सॉल्व कर दिया। उसको मैडम ने उस टाइम को, मतलब उस टाइम सर थे
पारीक्षित घोष सर, हाँ, मुझे याद है पारीक्षित घोष सर पढ़ा रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा वही पढ़ाते थे। और एक आपने सुना होगा राम सिंह, शायद सुनो, उस टाइम वो जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ाते थे यार। राम सिंह सर डिसेंट लेवल। अब वो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी का हिस्सा है, इंडिया इकोनॉमिक एडवाइजरी का, जो वो मेंबर है, ठीक है। तो वो पढ़ाते थे। तो हुआ ये कि स्टूडेंट के नंबर उन्होंने कम दिए उसके ऊपर। बच्चा मेरे पास लेकर आया, बच्चे ने मुझसे बोला कि सर ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने वैसे ही करा है। मैंने बोला बेटा एक गलती करिए यहाँ। उस बच्चे ने एक ऐसी मैनर से डिटेल नहीं लिखी, जिस माइनर डिटेल को ना कंफर्म तो करो। उन्होंने बोला सर यही तो नहीं लिखा था, बाकी तो पूरा सेम लिखा है। एक उनने माइनर डिटेल नहीं लिखी, जिसकी वजह से उसके पूरे क्वेश्चन के मार्क्स कट गए। वो डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा, वो डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। डिटेल क्या होगी जरा सुनना ध्यान से। जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपने क्या करा, लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाया और मार्शलियन यूज करना है। मैक्सिमाइज यूटिलिटी प्लस लैम्डा इनकम माइनस का P1 x माइनस का P2 y। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है। अब मेरे पास में कितने वेरिएबल्स है, वी हैव वेरिएबल x y and lambda, we have the two variables x y and lambda। हमारे पास में तीन वेरिएबल है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। वी आर सिंपली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अच्छा, उससे पहले मैंने इसको और मॉडिफाई कर दिया, दैट x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस का लैम्डा m माइनस का P1 x माइनस का P2 y। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर क्या हुआ जी, इसको मैंने सॉल्व किया, अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा प्लस का लैम्डा माइनस का P1। अब जानते हो इसको कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को वी कीप कांस्टेंट, एक्स अल्फा का अल्फा आगे आ जाएगा, एक्स बाय अल्फा माइनस वन हो जाएगा। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट मानूंगा। तो मेरा ये जीरो और x के साथ में ये वन हो जाएगा और लैम्डा कांस्टेंट वैसे इट इज आएगा। और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा P1, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अल्फा माइनस वाई बीटा अपॉन में P1 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा प्लस का लैम्डा माइनस का P2 और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो। गाइस अगर आपका इतना भी बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना, फिर मैं और इसके लिए आपके लिए चीजें करवाऊंगा। ये बेसिक है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपको यही लगता है कि सर ये भी बहुत टफ है, तो फिर मुझे व्हाट्सएप करना, फिर देखा जाएगा कैसे कर सकते हैं हम लोग चीजें। बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा P2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा और में P2 सेकंड इक्वेशन। We have generally two equations. Now compare equation 1 and equation, ठीक है। So we are generally comparing two equation, equation 1 and equation 2। मैं दोनों equations को बेटा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपेयर कर लिया मैंने। कंपेयर क्या आया, अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा अपॉन में P1। क्या आया, बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा अपॉन में P2। फिर मैंने इसको सॉल्व किया अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा अपॉन में बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा इज इक्वल्स टू P1 बाय P2। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करा, अल्फा बाय बीटा एज इट इज रहने दिया मैंने यहाँ पे, अल्फा बाय बीटा एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, वाई की पावर बीटा एक्स की पावर अल्फा। तो वाई ऊपर चला गया, एक्स नीचे चला गया, कैंसिल आउट हो गया। ये P1 बाय P2 क्या है, अल्फा बाय बीटा वाई अपॉन में एक्स, दिस इज इक्वल्स टू P1 बाय P2। दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एक्चुअली इस तरीके से लिखी जाएगी, ये जो है वो MRS हो गया और ये प्राइस रेशियो। एक हो गया आपका MRS और एक हो गया बेटा प्राइस रेशियो, ठीक है मेरा बच्चा। एक हो गया MRS और एक हो गया प्राइस रेशियो। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बढ़िया से, बिंदास से। चलो आगे बात करो बच्चा। MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, इसका मतलब क्या हो, इसको हम कहते हैं टेंजेंसी कंडीशन।
क्या कहते हैं इसे हम लोग? टेंजेंसी कंडीशन। इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, इसे हम जनरली नेसेसरी कंडीशन, टेंजेंसी कंडीशन, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम आगे प्रोसीड करें, क्योंकि लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करना इज नॉट दैट थिंग कि सर हम फाइनली आउटकम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर अगर आपको आगे सॉल्व करना है, फर्दर सॉल्व करना है, देन यू हैव टू कंफर्म दी इनाडा कंडीशन। अब इनाडा कंडीशन समझ लो जरा ध्यान से। यू बिलीव मैं अपने एंट्रेंस वालों को सिखाता हूँ ये, जबकि एंट्रेंस में इसका कोई यूज है नहीं खास। मैं सिखाता हूँ एंट्रेंस में अपने स्टूडेंट्स को। वाई? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को सिखानी चाहिए सब चीजें। तो इनाडा कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनाडा कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे वो कहते हैं, जैसे आपके पास एमआरएस है, आप एमआरएस पे लिमिट लगा दो, एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो कर दो, तो ये इन्फिनिटी होना चाहिए। और लिमिट लगा दो एमआरएस पे और आप एक्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, तो ये जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो तो यहाँ पे इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई, देन यू कैन कंटिन्यू। देन यू कैन से दैट कि सर हाँ, अब हम इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये बात फुलफिल हो रही है? क्या यहाँ पे ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है क्या कि इफ यू पुट एक्स जीरो, तो क्या ये पूरा एमआरएस इन्फिनिटी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इफ यू पुट एक्स इन्फिनिटी, तो क्या जीरो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो यस, इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये वो प्लेस था, बस ये वो लाइन थी जो बच्चे ने ध्यान नहीं दी और ने बोला कि सर यही तो नहीं लिखी थी मैंने, तो ऑटोमेटिक है। ये प्रूफ करनी होती है आपको, और ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, मतलब मोस्टली वन एवर यू यूज द लेग्रांज, क्योंकि आप लेग्रांज इसके लिए आप लेग्रांज के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये यूज ये है ऑटोमेटिक, बट लिखनी जरूरी है यार। तो नंबर कम मिले तो उसके बाद से मैं अब सबसे पहले ये बताता हूँ यार, ये पहले लिखना। अब मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट किया। अच्छा, यहाँ से एक काम और कर लेता हूँ, जैसे ये यहाँ से मैंने y को यहीं रखा, P1/P2 बीटा बाय अल्फा, और इसे बोला मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, दैट लैम्डा, लेग्रांज और लैम्डा, तो ये आया m माइनस का P1x माइनस का P2y। ठीक है, m माइनस का P1x माइनस का P2y, m माइनस का P1x माइनस का P2y, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो। ये हो गया m इज इक्वल टू P1x प्लस का P2y। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। ये बेटा, जनरली कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दी। कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। कैसे करना है मुझे इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को कंपेरिजन में? जी बताइए, एनीवन एल्स? वी हैव y इज इक्वल्स टू बीटा बाय P1/P2 बीटा बाय अल्फा x, और ये है m इज इक्वल्स टू P1x प्लस का P2y। तो ये मैंने y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ प्लॉट कर दी, तो वी विल गेट m इज इक्वल्स टू P1x प्लस का P1/P2 बीटा बाय अल्फा इंटू x। तो P2 से P2 गया, P1x प्लस का P1x बीटा बाय अल्फा, एक P1x कॉमन, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। नाउ x इज इक्वल्स टू अल्फा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1। सिमिलरली y की वैल्यू बीटा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? अब एक पहचान करो कि ये जो x की वैल्यू है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, y की वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। व्हाट डज इट मींस? इसका एक्चुअल मतलब ही क्या है दोस्तों? x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, y इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो हो गया कि ये मार्शिलियन है। तो मार्शिलियन की पहचान समझ में आ गई। तो अब एक बार बताओ, अगर आप अपने प्रॉब्लम सेट देखते हो, तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने? क्या पूछा इन्होंने? मार्शिलियन डिमांड।
जब आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो डिफरेंट थोड़ी होगा। एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन को तो मैंने बोली, अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, फिर वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। आप मिड टर्म देखते हो, या ये देखो, ये एंड टर्म का ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, ये x1 टू द पावर अल्फा एंड x टू द पावर 1 माइनस अल्फा। आपको सॉल्व करना है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें डिटेल और भी बहुत कुछ है, बट इसको सिंपली लेग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व करोगे आप। डिटेल सॉल्व करी, ठीक है, तो मेथड तो वही रहेगा। तो यही है कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। तो देखो आज मैंने एक बेसिक्स ये करा, अब मैं क्या करूंगा, देखो एक बेसिक ये हो गया। एक क्लास में और लूंगा आपकी यहाँ पे, मतलब अगली क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां से मैं शुरू करूंगा। अभी एडवांस लेवल पे नहीं आऊंगा। तो ये लेक्चर 1 हो गया। लेक्चर 2 फ्रॉम ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। लेक्चर 2 में हम लोग प्रेफरेंसेस होंगे, उनका यूटिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। जैसे आज मैंने आपको मार्शल सिखाया, अगली क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जो स्टैंडर्ड लेवल पे डी स्कूल पूछ चुका, उनके मार्शल और उनके हिक्स वो सिखाऊंगा, ठीक है। ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।